हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को बताइए कि आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि शेयर मार्केट का एक डायरेक्शन तय होने वाला दिन था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि सैटरडे संडे दिग्गज कंपनी के यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलने वाले थे और कुछ खबरें भी आई थी जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाला था। आप देख सकते हो जो नेट इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स के ऊपर 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं 0.5% की तेजी, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? यस, 25,000 का जो लेवल है वो बुल वालों ने वापस रिक्लेम यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मार्केट में तेजी मंदी का खेल चलता रहता है। ठीक है, एंड फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, हम सभी लोगों ने देखा था कि एक्सिस बैंक के जो नंबर आए थे वो काफी खराब देखने को मिले थे। तो लगा था कि भाई ये जो बाकी बैंकिंग के भी जो नंबर रहेंगे वो शायद से खराब हो सकते हैं, और इसी पॉइंट का बहाना लेकर 25,000 के लेवल को बियर वालों ने तोड़ दिया था। बट आज के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, वापस 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली मार्केट क्लोज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हुई थी, एकदम फटक से मार्केट गिरा था, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात करें। बट बाद में आप देख सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी, एंड उसके बाद बाजार में उसके बाद ज्यादा गिरावट यहाँ पे दिखाई नहीं। जैसे कि आपको पता ही है, 3 स्टॉक्स के ऊपर आज के दिन सबसे ज्यादा फोकस था। ये तो हम कल से परसों से बात ही कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड रिलायंस। एंड इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? पहले दो, जो कि निफ्टी को, ठीक है, इंडेक्स को, हमारे मार्केट को यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट 50% प्रभावित कर ही देते हैं, जो कि थे आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। एंड दोनों बैंक ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के तो नंबर के साथ साथ बोनस एंड स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था। आईसीआईसी बैंक के केवल नंबर ही थे, बट दोनों तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक 2% के आसपास भागते हुए देखने को मिल गया, 2000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। एंड आईसीआईसी बैंक जो कि ऑलरेडी इतना तेज भागा हुआ था, फिर भी 2.25% तक भागते हुए देखने को मिल गया। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बुल वालों को जबरदस्त कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिला। एंड यहाँ पे अगर कमजोरी होती दोस्तों तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट के यहाँ पे बैंड बच सकती थी, बट नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइनेंस सेगमेंट के ये जो बड़े 2 इंजन है, प्लेन के कैसे 2 इंजन होते हैं, वैसे इन्होंने जबरदस्त तरीके से मार्केट को यहाँ पे संभाला। एंड जैसे कि हम लोगों ने नंबर भी पढ़े थे, दोनों ने अपने अनुमान के हिसाब से बेटर ही परफॉर्मेंस दिखाया था। देखिए, एडजस्टमेंट तो हर वक्त नंबर में रहेंगे, आगे के नंबर में भी रहेंगे। वो सारी चीजें पकड़कर ही अनुमान कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोनों कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। एंड Q1 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में एक उम्मीद की किरण क्रिएट करके उन्होंने रखी हुई है कि भाई इतना भी खराब एक्सपेक्टेशन मत रखना। नो डाउट एक्सिस बैंक के नंबर खराब थे, बट बाकी बैंक्स अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी चीज को लेकर बैंक निफ्टी 1.25% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो 1.5% से ज्यादा भागते हुए देखने को मिल गया। एंड जब ये 2 इंजन गर्म हो जाते हैं तो भाई फ्लाइट उड़ेगी उड़ेगी, मार्केट उड़ेगा ही उड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। नो डाउट ये जो इंजन की बात मैंने की है ये चीजें बदलती रहती है। ठीक है, एक जमाने में ऐसा था कि आईटीसी नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी निफ्टी के वेटेज के हिसाब से, रिलायंस भी हुआ करता था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो ये चीजें बदलती रहती है। तो करंट सिनेरियो में ये 2 कंपनियां हम लोग को सबसे ज्यादा वेटेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 3 कंपनी की बात हो रही थी, आप सभी लोगों को पता ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी? रिलायंस। यस, रिलायंस इंपॉर्टेंट चीज थी। मतलब क्या है? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, रिलायंस के जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, एंड उसका रिएक्शन आज की हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे। पर दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, एक बट लग गया। यस दोस्तों, रिलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो कल का आपने आखिरी वीडियो देखा होगा, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में भाई अपडेटेड रहो। ठीक है, जो अपडेटेड नहीं रहता है, ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक ट्रेडर, अगर कोई एक ट्रेडिंग वेडिंग करता होगा, ठीक है, एंड अगर वो अपडेटेड नहीं रहता भाई उसकी तो बैंड ही बच जाएगी। ठीक है, एंड बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कि ज्यादा वो अपडेटेड रहते हैं नहीं। ठीक है, एक एक सेकंड में खबरें बदल जाती है भाई। तो वही चीज हम लोग को देखने को मिल गई। जैसे कि आपको पता ही है कि रिलायंस को लेकर एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिली। हमारे मतलब जो ऑयल से रिलेटेड जो चीजें रहती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रिलायंस का शेयर आज 4% यहाँ पे गिर गया। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस यहाँ पे डाले रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर, इस चीज के चलते दोस्तों यहाँ पे दिक्कत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे होने वाली थी। एक थोड़ा बहुत तो हिंट यहाँ पे मिला।
रिलायंस के शेयर में हम लोग को एक प्रेशर देखने को मिला है भाई। 3-4% रिलायंस गिरना मतलब कितनी बड़ी बात यहाँ पे होती है। और यूरोपियन यूनियन ने आपको पता है सैंक्शंस डाले, 4-5 सैंक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें से एक तो प्राइस कैप है, ठीक है। पहले $60 के आसपास क्रूड चलता था, अभी 47.60 के आसपास की कैप उन्होंने डाली, 15% बिलो यहाँ पे डाली है, ठीक है। अभी ये तो एक अच्छी बात है, पर क्या रशिया का ऑयल इतना सस्ता यहाँ पे मिलेगा? एंड अगर अलाउ कर देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर 60 पे ही बेचेंगे एंड अगर हम वो खरीदेंगे तो यूरोपियन मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस है वो हमारे लिए बंद यहाँ पे हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बैन ऑन रिफाइंड प्रोडक्ट, कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीदोगे एंड उसको रिफाइंड करके वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आप यूरोप में बेचोगे, ठीक है। एंड साफ साफ लिखा था कि थर्ड कंट्री लाइक प्रोसेसिंग थर्ड कंट्री लाइक इंडिया, टर्की, यूएई, तो ये यहाँ पे वो अलाउ यहाँ पे नहीं करेंगे। नो डाउट विद द फ्यू एक्सेप्शंस वाली बात बोल के भी उन्होंने थोड़ा सा दुगलापंथी तो यहाँ पे जरूर दिखाया था। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आया दोस्तों, कि यहाँ पे रिलायंस के जो नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे, ठीक है, एकदम प्लेन नंबर अगर होते तो इसका रिएक्शन देखने में मजा आ जाता, बट वो पूरी यहाँ पे उन्होंने मतलब बोलते ना बैंड ही बजा दी, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं मतलब रिलायंस के भी एस्टिमेट्स यहाँ पे बीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। नो डाउट अगेन वहां पे भी एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस खबर के चलते यहाँ पे हम लोग को पूरा मूड माहौल ही चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जेएफएस की बात करें, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इनको लेकर भी एक जबरदस्त खबर देखने को मिल गई, बिजनेस से रिलेटेड पॉजिटिव खबर देखने को मिल गई कि भाई ये इंश्योरेंस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं विद द अलायंस के साथ। इन्होंने टाइप यहाँ पे कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हर किसी को यहाँ पे समझ में आ ही गया था कि अगर आप डॉट कनेक्ट करके देखोगे कि अलायंस 24 साल पुराना बजाज के साथ अपना जॉइंट वेंचर खत्म कर रहे हैं। देन जियो ने बोला था कि मैं बड़े इंश्योरेंस फॉरेन प्लेयर के साथ यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। अलायंस ने भी ये बोला था कि भाई हम बजाज के साथ तो टाइप छोड़ रहे हैं, बट हम किसी दूसरे प्लेयर के साथ चले जाएंगे, हम इंडियन मार्केट को तो नहीं छोड़ रहे। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो ये खबर आएगी, और ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। बट ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें कोई ज्यादा बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट शेयर में नहीं देखने को मिला। मतलब आपने यहाँ पे चेक किया होगा, एक थोड़ा सा बीच में तेजी आई थी, बट वो टिक नहीं पाई, वापस हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल गई। तो इतनी अच्छी खबर, ठीक है, जब ब्रोकिंग की खबर आई थी, ठीक है, तब जीएफएस भागा था। सेबी की ओर से लाइसेंस मिला था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तब जेएफएस भागा था। और अभी इतनी बड़ी खबर कि एक सेगमेंट में वो एंटर कर रहे फिर भी तेजी नहीं है, तो इसके पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता ही है। कौन सा रीजन है दोस्तों, कि रिलायंस इंडस्ट्री, यस, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे गिर गया। एंड इसी चीज के चलते जेएफएस का जो शेयर है उसमें हम लोग को तेजी देखने को नहीं मिली। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलायंस इंडस्ट्री और जेएफएस का क्या संबंध है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नियर बाय आप कह सकते हो 6% के आसपास स्टेक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में होल्ड करता है, ठीक है। ये जो सब एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, तो ये सारी चीजें हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप उनके बैलेंस शीट में भी करंट इन्वेस्टमेंट में अगर वो चीजों को देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टेक है वो जेएफएस के पास भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए तो रिलायंस जब भी डिविडेंड देता है तो जेएफएस के पास आप लोगों को वो चीज नंबर्स में भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कंक्लूजन क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे गिर गया इतने भारी मात्रा में, इसीलिए जेएफएस का स्टॉक हम लोग को ज्यादा तेजी पकड़ते हुए देखने को नहीं मिला। मतलब आप सोच कर देखिए, अगर आज के दिन रिलायंस भी बूम कर लेता तो मार्केट भी बूम कर लेता और जेएफएस भी आराम से यहाँ पे बहुत ज्यादा भागते हुए देखने को मिल सकता था। बट चलिए, अभी जो चीज नहीं है वो बात बोल के कोई सेंस की तो बात बनती है नहीं। बट यस, यही पॉइंट के चलते मतलब अगर कोई जेएफएस में जा रहा है तो उसको ये तो पॉइंट पता है यहाँ पे होना ही चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट में भी आप देख सकते हैं लगभग 1 से सवा लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने को मिल जाता है वो रिलायंस इंडस्ट्री के चलते ही वो चीजें हम लोग को बैलेंस शीट में देखने को मिल जाती है। इसी चीज के चलते हम लोग को आज के दिन जेएफएस में कोई खास मोमेंटम देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एंड आखिरी पॉइंट तो आप सभी लोगों को बताइए, मार्केट से रिलेटेड ये एक अच्छी खबर जरूर देखने को मिली थी कि इंडिया एंड ईएफएटीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो एग्रीमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। इस चीज के चलते मतलब 1 अक्टूबर से ये इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे अगले 15 साल के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इसमें 3-4 देश हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट स्विस को लेकर अगर बात कर ले, फिर अभी उनकी घड़िया चॉकलेट्स की बात कर ले, ठीक है, देन जो पॉलिश डायमंड रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग को इजीली अभी यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और हमारे तरफ से भी कोई ना कोई बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी हम लोगों को मार्केट के प्रति देखने को मिल रहा था। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के दिन बाजार काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इनिशियल स्टेज पे वो रिएक्ट भी किया था, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। तो इसका पूरा जो श्रेय है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग जो मैन ऑफ द मैच, वो तो जाता है भाई आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। ये जो 2 बड़े इंजिन यहाँ पे अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एंड मार्केट को भी
वो परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ठीक है, हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बेचता है तभी तो कोई खरीदता है, एंड कोई खरीदता है तभी तो कोई बेचता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई सबका डायरेक्शन एक ही रहेगा करके। बट ओवरऑल जो मैक्सिमम जो चीज रहती है, ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम रिएक्शन यही निकला है कि एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर्स है वो मार्केट को पसंद आए, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है इंडेक्स लेवल पे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल गई। रिलायंस अगर सपोर्ट करता तो शायद से तेजी क्या पता 1% की भी ऊपर जाती। बट ठीक है भाई, जो चीजें चल रही है उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अपडेटेड लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।